अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को अंबेडकर नगर के जलालपुर के वाजिदपुर पहुंचा। दरअसल 5 नवंबर को संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर कुछ अराजक तत्वों द्वारा कालिख पोतने की घटना हुई, जिसके बाद 6 नवंबर को प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर लाठीचार्ज हुए। इसी का जायजा लेने के लिए पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने प्रतिनिधिमंडल को भेजा था, लेकिन ये दौरा सिर्फ घटनास्थल पर फोटो सेशन तक ही सीमित रहा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आम आदमी पार्टी के कोषाध्यक्ष प्रीतपाल सिंह सलूजा की लापता हुई दोनों बेटियों को बरामद कर लिया गया है। प्रीतपाल सलूजा की जब उनकी बेटियों से मुलाकात हुई तब ये तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। बरेली से दोनों लड़कियों को बरामद किया गया है। कानपुर से लखनऊ आते वक्त दोनों लड़कियां गायब हो गई थी। तो देखिए, इन दोनों लड़कियों की तलाश थी, सरगर्मी से तलाश की जा रही थी, लेकिन बरेली मॉल से इन दोनों लड़कियों को बरामद किया गया। अब बड़े पैमाने पर ये जब खबर चली और एक हलचल मची कि आखिरकार ये दोनों बच्चियां गई कहां। देखिए, ये तब का वीडियो है जब दोनों बेटियां प्रीतपाल सिंह को मिल गई बरेली से। बात बांदा की, कई सरकारी स्कूलों की इमारतें खंडहर जैसी हो चुकी हैं, जिसके चलते छात्रों को टिन शेड के नीचे बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है, जबकि कुछ विद्यालयों में एक ही कमरे में 2-3 कक्षाएं एक साथ चल रही हैं। अध्यापकों का यहां यह कहना है कि स्कूल की इमारतें आजादी से पहले की थी, जो पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी हैं। डॉक्टर संजय निषाद ने बीजेपी की तारीफ करते हुए कि अब यहां पर स्कूल है या खंडहर पता लगाना मुश्किल है। खतरा ये रहता है कि ये बिल्डिंग है टूटी, बच्चे हमारे आते हैं, कभी गिर जाए छत तो बच्चे मर जाएं, क्या फायदा है उसमें। इस वजह से हम लोग काफ़ी कह चुके हैं, प्रधान जी से भी अभी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो चिंतित इसलिए रहते हैं कि बच्चा हमारा स्कूल गया है, छत न गिर जाए, कभी मर मुर्गा ना जाए, क्या मतलब है उसका। देखिए, इस प्रकार अगर हमें संज्ञान में आता है, पहली बात तो हमने कुछ जर्जर विद्यालयों को चिन्हित कर रखा है और उसको सर्टिफिकेशन कमेटी के पास भेजा है, जहाँ से सर्टिफाइड होते ही जो है हम उसे शासन स्तर पर भेजेंगे निदेशालय पे। वहाँ से जो है अप्रूव होते ही पैसा आएगा और वैसे उन भवनों को गिरा के नए भवन बनाए जाएंगे। हरियाणा और हापुड़ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोख के कातिलों को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि बुलंदशहर के भटौना गांव में लिंग परीक्षण का खेल चल रहा था। इसके लिए गांव के एक ही मकान को चुना गया जहां पर यह काम चल रहा था। हरियाणा की टीम को सूचना मिली थी हापुड़ में कुछ लोगों को, कुछ महिलाओं का सेक्स डिटर्मिनेशन करा गया। हापुड़ में इकट्ठी हुई थी वो महिलाएं, तो उसी क्रम में वहाँ उन महिलाओं से जानकारी लेने पर उनको पता चला होगा कि भटौना के गांव के किसी घर में उनकी जांच की गई और वो टीम पूरी उसको ट्रैक करते हुए यहाँ भटौना में आई थी। तो जो घर का मालिक है उसको उन्होंने इंटरोगेशन के लिए पुलिस ने पकड़ लिया है। महिलाओं ने आइडेंटिफाई किया है कि इस मकान में ही उनको शायद लाया गया था। तक अगर हम बात करें तो हमारा एक पेशेंट था, हम उसको लाए थे, उसको कराया था। हमारा जो डिकोर था उसके साथ में हमने 4 और गिफ्ट में मिले, ये चारों की और लिंग जांच की गई। ये कहाँ के लोग हैं और कहाँ करते थे, किस तरीके से अलग अलग जगह के हैं और ये हापुड़ में यहाँ सेटल होता है। यहाँ से किसी गाड़ी में बैठा के इनको कहीं घर में ले जाया जाता है और उसकी भी तहकीकात चल रही है कि किस घर में हो रहा है ये गोरख धंधा। हरियाणा से कुछ लेडीज जो थी और एक हमारा डिकोय था, वो यहाँ सेक्स डिटेक्शन के लिए इनका पूरा था। पहले गुड़गांव से चले दिल्ली बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर से गाजियाबाद से पूरे घूमते हुए हापुड़ में एचपीडी ऑफिस के सामने ये लोग इकट्ठे हुए। वहाँ इनको एक गुलावटी से गाड़ी आई जो इन्हें यहाँ से ले जाकर गुलावटी में जाके इन लोगों का एसडी कराया और फिर इनको यहाँ छोड़ गई। मैनपुरी संसदीय सीट के साथ रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। दोनों ही सीट पे कड़ा मुकाबला होना है, क्योंकि रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी के बड़े मुस्लिम चेहरे आजम खान की सियासी विरासत को जोड़ करके देखा जाता है। तो दूसरी रामपुर सीट में अगर देखें तो ये मुस्लिम बाहुल सीट है। ऐसे में बीजेपी रामपुर सीट को जीतने के लिए सीक्रेट प्लान बना रही है। वहीं खतौली सीट पर जयंत चौधरी की ललकार ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी।
हाँ, समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद निर्वाचन प्रक्रिया एक दिन आगे बढ़ाई गई और अब नाम दाखिल करने का अंतिम दिन 18 नवंबर है। ऐसे में माना जा रहा है कि रामपुर की इस सीट पर आजम खां, जिसे कहेंगे समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार, वही होगा। इस बात की भी संभावना ज़्यादा है कि आजम खां के परिवार से ही कोई उनकी खाली हुई सीट पर चुनाव लड़े। रामपुर विधानसभा सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। रामपुर सीट पर मुस्लिम वोटर की संख्या करीब 80,000 है, वैश्य वोटर 35,000 है और लोधी वोटर भी 35,000 के करीब है, जबकि एससी वोटर 15,000 और यादव वोटर की संख्या 10,000 के करीब है। मतलब ये कि रामपुर विधानसभा सीट पर MY समीकरण काफी अहम है, जिसे साधने के लिए भगवा कैंप अल्पसंख्यक वाली रणनीति पर आगे बढ़ने की तैयारी में है। अल्पसंख्यक मतदाताओं को साथ लाने के लिए भाजपा 12 नवंबर यानी शनिवार को रामपुर के गांधी मैदान में लाभार्थी सम्मेलन करने जा रही, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक, अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी, राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी शामिल होंगे। 12 नवंबर को महात्मा गांधी स्टेडियम रामपुर के अंदर अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा एक बड़ा पसमंदाओं का कार्यक्रम, जिसमें हजारों की तादाद में लोग रहने वाले हैं। यहाँ से एक नया बिगुल बजेगा जो समाजवादी पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम और भारतीय जनता पार्टी को फिर से जिताने का काम रामपुर से करने वाला है। आप देख सकते हैं कि जो आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा का जो उपचुनाव हुआ या चाहे गोला विधानसभा का जो चुनाव हुआ, अभी तमाम जगह मुस्लिम समाज के लोगों ने आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया, उन्हें जिताकर ये स्पष्ट संकेत दे दिया कि आज का मुस्लिम ये तरक्की पसंद मुस्लिम है और योगी सरकार के नीतियों पर विश्वास करने वाला मुस्लिम है। मतलब ये कि भाजपा रामपुर सीट पर प्रत्याशी के ऐलान से पहले ही ये समझ लेना चाहती है कि क्षेत्र में माहौल क्या है और किस प्रत्याशी पर दांव खेला जा सकता है। बीजेपी लगातार रामपुर को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर रही है। सूत्रों की माने तो 3 नाम रामपुर से वो लखनऊ में पार्टी को भेजे जा सकते हैं। इनमें आकाश सक्सेना, जिन्होंने आजम खां के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी, उनका नाम हो सकता है, भारत भूषण गुप्ता का नाम हो सकता है और इसके अलावा डॉक्टर तनवीर का भी नाम हो सकता है। हालांकि टिकट किसे मिलेगा ये तो जब शनिवार को लखनऊ में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर होगी तब तय होगा। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी संसदीय सीट, रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे। तीनों ही सीट पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन सत्ताधारी दल भाजपा अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर रही, लेकिन दावा यही है कि तीनों सीटों पर कमल खिलेगा। हम लोग उम्मीदवार नहीं है, हम लोग कतई उम्मीदवार नहीं है, न मेरा कोई इंटरेस्ट है, लेकिन जैसा पार्टी का जिसको भी आदेश मिलेगा, कमल लड़ेगा, कमल जीतेगा और जिताएंगे। जो भी लड़ेगा, जो भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा उसको चुनाव जीताएंगे, लेकिन मैनपुरी से भारतीय जनता पार्टी का सांसद चुन के आएगा, ये पक्का है। खतौली सीट पर भाजपा का मुकाबला जाटलैंड में मजबूत माने जाने वाली राष्ट्रीय लोकदल से है। दोनों ही दलों ने खतौली सीट पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान अभी भले ना किया हो, लेकिन जीत के लिए जोर आजमाइश तेज हो गई है। 13 नवंबर को रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी 3 जनसभाएं करेंगे। पीपलहेड़ा, खेड़ी कुरैशी और मसूरपुर में जयंत चौधरी की सभा होगी। इस बीच रालोद के नेताओं ने भी गांव में डेरा डाल दिया है। रालोद के सभी 8 विधायक खतौली में मोर्चा संभालेंगे। जी बिल्कुल, दोनों नेताओं ने, माने जयंत चौधरी जी ने और अखिलेश यादव जी ने मिलकर तय किया है कि रामपुर और मैनपुरी में समाजवादी के सिंबल पे जो है चुनाव होगा और खतौली में RLD और नलके का निशान रहने का काम होगा। RLD वहां पर चुनाव? जी, RLD राष्ट्रीय लोकदल के हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी घोषणा कर दी है कि चुनाव वहां पे RLD लड़ेगी और पर्चा भरने की तारीखें आ चुकी हैं। उधर भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। स्थानीय स्तर पर संयोजकों की नियुक्ति कर दी गई है। प्रत्याशी पर भी मंथन जारी है। माना जा रहा है कि भाजपा खतौली सीट से अयोग्य ठहराए गए विक्रम सैनी की पत्नी को उतार सकती है। इसके अलावा भी कई नामों पर मंथन हो रहा। उम्मीद है शनिवार को लखनऊ में होने वाली कोर ग्रुप की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगेगी, जिसे दिल्ली भेजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।
तो देखिए, चंदौली पहुंचे सूबे के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने चंदौली में बन रहे अल्ट्रा मंडल मत्स्य मंडी का जिक्र करते हुए कहा कि इससे पूर्वांचल में बड़े पैमाने पर मत्स्य पालन करने वालों को फायदा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। मैनपुरी संसदीय सीट पर मुलायम सिंह यादव की सियासी विरासत को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को मैदान में उतारा है और बड़ा दांव चला है। लेकिन समाजवादी पार्टी के इस दांव पर बीजेपी ने परिवारवाद का फसाना गढ़ दिया है और अब बीजेपी का ये फसाना डिंपल यादव को मैनपुरी के चुनावी मैदान में फंसाएगा या उनकी विरासत को बचाएगा, सवाल बड़ा है। विरासत के लिए डिंपल मैनपुरी के मैदान में। समाजवाद के गढ़ में भगवा ब्रिगेड किसे करेगी सामने? परिवारवाद पर छिड़ी आर पार की जंग। मैनपुरी पर चढ़ेगा भगवा या लाल रंग? मुलायम सिंह यादव के उत्तराधिकारी के तौर पर डिंपल यादव ने मैनपुरी के मैदान में दावेदारी ठोक दी है, लेकिन भगवा ब्रिगेड किसकी उम्मीदवारी तय करेगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। भगवा कैंप मैनपुरी के समाजवादी किले को भेदने के लिए कई नामों पर चर्चा कर रहा। इसमें पहला नाम 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार रहे प्रेम सिंह शाक्य का है, दूसरा नाम रघुराज शाक्य का है और तीसरा नाम ममतेश शाक्य का है। माना जा रहा है कि मैनपुरी सीट पर बीजेपी किसी शाक्य को उम्मीदवार बना सकती है और इसके पीछे वोटों का गणित है, क्योंकि मैनपुरी की लोकसभा सीट पर सबसे ज़्यादा यादव वोटर है और उसके बाद शाक्य वोटर वहां दूसरे नंबर पर आते हैं। इसीलिए बीजेपी की रणनीति है कि वहां डिंपल यादव के सामने किसी शाक्य को चुनाव मैदान में उतारा जाए। 2019 में भी बीजेपी ने शाक्य उम्मीदवार उतारा था और तब उम्मीदवार को 4,30,000 से ज़्यादा वोट भी मिले थे। माना जा रहा भाजपा मैनपुरी के मुकाबले को यादव बनाम शाक्य में बदलने का गेम तैयार कर रही, जिसके संकेत मिलते ही सपा ने आलोक शाक्य को मैनपुरी का जिला अध्यक्ष बना दिया था। दरअसल मैनपुरी में यादव वोटर्स के बीच शाक्य वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। मैनपुरी में यादव मतदाताओं की संख्या करीब 4.25 लाख है, जबकि शाक्य वोटर 3.25 लाख के करीब है। ब्राह्मण वोटर 1,10,000 हैं, तो दलित 1,20,000 और लोधी वोटर 1 लाख के करीब है, जबकि मुस्लिम मतदाता 55,000 है। कहा जा रहा है कि इसी जातीय समीकरण में भगवा ब्रिगेड जीत का रास्ता तलाश रही है। उत्तर प्रदेश के पुराने परिणाम देख लें, चाहे 22 का लेटेस्ट विधानसभा का परिणाम देख लें, या अभी जो उपचुनाव हुए जिसमें आजमगढ़ और रामपुर का पार्लियामेंट का चुनाव था, जो अवैध किले इनके समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे, पूरी तरह ढहाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तीनों हम दोनों असेंबली जीतेंगे और लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी का भी चुनाव कमल जीतेगा, कमल खिलेगा और हम लोग निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। समाजवादी पार्टी की ओर से डिंपल यादव मैदान में है, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से डिंपल यादव की दावेदारी की घोषणा के बाद सामने आई अपर्णा यादव की यह तस्वीर बहुत कुछ कहती है। सवाल है कि डिंपल यादव के खिलाफ अपर्णा यादव मैनपुरी के मैदान में उतरेंगी? अगर उम्मीदवार के रूप में नहीं तो क्या भगवा कैंप के लिए प्रचार करेंगी? और क्या मुलायम की विरासत पर मुकाबला बहू बनाम बहू का होगा? इस बीच दोनों ओर से मैनपुरी के महामुकाबले में जीत के दावों का दौर जारी है और चुनावी लड़ाई परिवारवाद तक आ पहुंची है, जिसकी शुरुआत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के ट्वीट से हुई। भूपेंद्र चौधरी ने लिखा, अखिलेश यादव जी का परिवारवाद ही सपा का असली समाजवाद है। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में भाई धर्मेंद्र यादव को टिकट और अब मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में पत्नी डिंपल यादव को टिकट दिया। परिवारवाद सपा का इतिहास था, वर्तमान है और भविष्य भी रहेगा। देखिए, समाजवादी पार्टी का नाम भले ही समाजवादी, लेकिन पार्टी है पूरी परिवारवादी
और डिम्पल यादव का टिकट देकर उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि मैं, मेरी पत्नी, मेरा भाई, इससे आगे वो जा नहीं सकते। और मुझे लगता है कि परिवारवाद का जिस तरह से ये काम करते हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, ये कोई पसंद नहीं करती। समाजवादी पार्टी ने अपने मूल चरित्र के अनुसार ही मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव से अपने प्रत्याशी श्रीमती डिम्पल यादव जी को घोषित किया है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का निर्माण तो समाजवाद के नाम पर हुआ था, लेकिन जब पार्टी अस्तित्व में आई तो यह जातिवादी हो गई, और फिर जो जातिवाद से भी जब इनका विस्तार हुआ तो फिर उसके बाद ये परिवारवादी हो गए। माने एक ही परिवार के लोगों को सब कुछ मिलेगा, बेटा मुख्यमंत्री, भाई कैबिनेट मंत्री, एक भाई राज्यसभा से सांसद, भतीजा सांसद, पोता सांसद, बहू सांसद, विधायक सब घर में हो गए। समाजवादी पार्टी की सियासत को लेकर भाजपा पहले भी परिवारवाद के आरोप लगाती रही है, और इस बार जबकि अखिलेश यादव ने डिम्पल यादव को मैदान में उतारा तो भाजपा के वार और भी तीखे हुए, जिस पर समाजवादी पार्टी आक्रामक है। समाजवादी पार्टी ने जनता की भावना और मांग और डिमांड के हिसाब से अपना उम्मीदवार चयन किया है। उस पर सवाल उठाने का हक समाजवादी पार्टी के लोगों को है। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार तय करना चाहती है। ब्रजेश पाठक, योगी आदित्यनाथ, क्या हम इनको संतुष्ट करने के लिए उम्मीदवार देंगे? क्या ये हमारे अच्छे उम्मीदवार की तारीफ करेंगे? ये फ्रस्ट्रेट लोग हैं, अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पा रहे। दरअसल मैनपुरी संसदीय सीट सैफई परिवार की साख से जुड़ी है, जिस पर भाजपा को कभी भी विजय हासिल नहीं हुई, लेकिन मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हो रहे उपचुनाव को भगवा ब्रिगेड मौके की तरह देख रही। ऐसे में अखिलेश यादव को परिवारवाद पर घेर रही आजमगढ़ से गोला गोकर्ण सीट पर हुए उपचुनाव में अखिलेश यादव के प्रचार न करने पर सवाल भी उठा रही। एक बार समाजवादी पार्टी ने अपने परिवारवाद पार्टी का परिचय दिया उनको लड़ा करके, और वैसे किसी भी पार्टी का अपना होता है कि वो किसको लड़ाएं, लेकिन आजमगढ़ भी उन्होंने परिवार को लड़ाया और यहाँ भी लड़ाया। सर अगर बात करें तो अपर्णा यादव की चर्चा हो रही बीजेपी से, आपको लग रहा है कि बीजेपी कैंडिडेट बनेंगी तो बहू वर्सेस बहू में वो जीत पाएंगी? भारतीय जनता पार्टी किसी को भी अपना प्रत्याशी बनाए, इस बार भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी लोकसभा जीतेगी, उसके आंकड़े साफ हैं। और ये जीत दर्ज करना चाहती है नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में। इस चुनाव को हम लोग देख रहे हैं और सभी नेता, सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ, जैसे हर चुनाव में जैसे काम करते हैं उससे ज़्यादा मेहनत के साथ काम करेंगे। पूरे देश की नज़र इस चुनाव पर है और समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से चुनाव को जीतेगी। माना जा रहा है कि 14 नवंबर यानी सोमवार को भाजपा मैनपुरी सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर देगी। वहीं बसपा ने अपने पत्ते नहीं खोले, जबकि कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वो उपचुनाव के मैदान में नहीं उतरेगी, जिसका असर भी नतीजों पर दिखेगा। फिलहाल मैनपुरी के मन में क्या है, तस्वीर 5 दिसंबर को ही साफ हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबर के साथ, जहां परीक्षाओं को इलेक्शन मोड में संपन्न कराया जाएगा, ये खबर मिल रही है। परीक्षा केंद्र के पास धारा 144 लागू रहेगी। हर परीक्षा केंद्र पर स्पेशल मजिस्ट्रेट तैनात होंगे। सभी डीएम जिले में परीक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे। परीक्षा केंद्र कहां और कैसा होगा ये डीएम तय करेंगे। प्रश्न पत्र डबल लॉक और सीसीटीवी की निगरानी में रखे जाएंगे। परीक्षा अब 10 के बजाय 11 बजे शुरू होगी। कोचिंग सेंटर्स की गतिविधियों पर निगरानी रहेगी। 18 दिसंबर को पुलिस विभाग की भर्ती होनी है और समझ लीजिए ये जो नए नियम हैं वहीं पर चेक किए जाने हैं। परीक्षा कक्ष में जाने से पहले अभ्यर्थियों की तलाशी होगी, तो नकल पर नकेल कसने के लिए नए नियम लागू किए जाएंगे और इसे टेस्ट भी किया जाएगा जब पुलिस भर्ती प्रक्रिया होगी। ये सारे नए नियम, रूल्स इंपोज होंगे। परीक्षा केंद्र कहां कैसा होगा ये डीएम तय करेंगे। डीएम के कंधों पर ये परीक्षा केंद्रों की जिम्मेदारी दी जाएगी। प्रश्न पत्र जो है उसे डबल लॉक करके सीसीटीवी फुटेज मौजूद रहे ऐसी जगह पर रखा जाए। ये तमाम चीजें अब ध्यान रखनी होगी। कमिश्नर सहित, मजिस्ट्रेट सहित डीएम के कंधों पर यह जिम्मेदारी रहेगी। परीक्षा केंद्र के लिए डीएम जिले में जिम्मेदार रहेंगे। परीक्षा केंद्र कहां है, कैसा है, ये डीएम तय करेंगे। उन्हीं की निगरानी और देखरेख में परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जाएंगे। तो देखिए, परीक्षाओं को लेकर के बड़ा बदलाव, पेपर लीक और नकल तमाम जैसे गतिविधियों के खबरों के बाद अब एक नए सख्त कानून और नियम के साथ परीक्षा संपन्न कराया जाए। इलेक्शन की तरह परीक्षाएं संपन्न हो, इस बात की तैयारी की जा रही है।
और सपा विधायक इरफान सोलंकी अब तक गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। उनके भाई पर भी महिला का घर जलाने धमकाने के दबंगई का आरोप है। सपा इरफान के मामले में अपने प्रतिनिधि मंडल को भेज रही है, ये खबर आई है। आज इरफान सोलंकी के समर्थन में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश के बाद 11 सदस्यीय समाजवादी पार्टी का दल पूर्व मंत्री मनोज पांडे के नेतृत्व में कानपुर आ रहा है, जो कि पुलिस कमिश्नर बीजी जोगदंड से मुलाकात करेगा। इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनको और उनके भाई को पुलिस तलाश रही है, लेकिन इस दरमियान समाजवादी पार्टी का अपने विधायक के लिए ये स्टैंड है। 11 सदस्यों की एक टीम है, वो कानपुर पहुंचेगी और कानपुर कमिश्नर से बातचीत करेगी। इस पूरे मामले में अपने विधायक की पैरवी के लिए ये टीम पहुंच रही है। सपा का प्रतिनिधि मंडल दल 11 सदस्य का ये दल पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात करेगा। माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी ने रिमांड की अवधि 6 दिन और बढ़ा दी है, जिसके बाद अब वो 18 नवंबर की शाम 5 बजे तक कस्टडी में रहेगा। उसकी रिमांड आज खत्म हो रही थी। अब्बास अंसारी की कस्टडी रिमांड बढ़ाए जाने के लिए ईडी ने कल कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। उसके बाद अपडेट ये है कि ये रिमांड बढ़ाई जा चुकी है। ईडी को अपने पूछताछ के लिए कई ठिकानों पर ले जाना था अब्बास को, और अभी ईडी ने 18 नवंबर तक रिमांड के लिए कल जो अर्जी दाखिल की थी उस पर अपडेट ये है कि ईडी को ये रिमांड मिल चुकी है। कस्टडी रिमांड बढ़ाए जाने के लिए ईडी ने कल ही कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और उस अर्जी पर अपडेट ये है कि ये रिमांड 18 नवंबर तक दी जा चुकी है। विस्तृत पूछताछ, कई ठिकानों पर पूछताछ, तमाम चीजें जांच के दायरे में। आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश की कुल 68 विधानसभा सीटों के लिए अब से थोड़ी देर बाद 8 बजे मतदान शुरू हो जाएगा। वोट शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे। नतीजों का ऐलान 8 दिसंबर को किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी बीजेपी और विपक्ष की पार्टी कांग्रेस के बीच है। हिमाचल में कुल 7,884 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत अलग अलग सियासी दल के कुल 412 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुल 16 रैलियां संबोधित की हैं। वहीं उत्तराखंड के सीएम धामी ने भी कई जनसभा रोड शो करके बीजेपी उम्मीदवारों के लिए जीत का माहौल बनाया है। और ये माहौल कितना रंग लाया है, ये सारी चीजें तय हो जाएंगी जब जनता जनार्दन अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मैनपुरी लोकसभा, रामपुर खतौली विधानसभा के बीजेपी उम्मीदवारों के नामों पर मंथन के लिए आज शाम बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हो सकती है। मिली जानकारी के हिसाब से तीनों सीट के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट आ चुकी है। कोर कमेटी की बैठक के बाद नाम दिल्ली भेजे जाएंगे। उसके बाद उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा। कोर कमेटी की बैठक सीएम आवास पर हो सकती है। तो देखिए, एक लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इस उपचुनाव में कौन कैंडिडेट मैदान में होंगे, इसे लेकर के कोर कमेटी की बैठक सीएम आवास पर आज हो सकती है, ये जानकारी मिल रही है। ये नाम कोर कमेटी में बताया जा रहा है लिस्ट के तौर पर आ चुके हैं। यहां से ये आगे दिल्ली भेजे जाएंगे। और लोकसभा उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में डिंपल के सामने कौन बीजेपी प्रत्याशी होगा, इसे लेकर के सस्पेंस बरकरार है। मैनपुरी में अगर बात करें, बीजेपी विधानसभा स्तर पर अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी हुई है। बीजेपी आज मैनपुरी के भोगांव में बूथ अध्यक्षों की एक बैठक होगी। इधर सपा ने भी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। सपा के जिला अध्यक्ष आलोक शाक्य, राष्ट्रीय सचिव हरिओम मिश्र करहल विधानसभा में लोकसभा उपचुनाव को लेकर के आज सपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। देखिए, बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट का नाम भले ना सामने आया हो, लेकिन प्रचार प्रसार की तैयारियां जोरों पर हैं। और उधर समाजवादी पार्टी की बात करें, उस खेमे में भी प्रचार में कोई कोर कसर ना छोड़ा जाए, इसे सुनिश्चित किया जा रहा है।
और आज रामपुर में भाजपा अल्पसंख्यक लाभार्थी सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें सपा नेता आजम खान को उपचुनाव में उनके गढ़ में घेरने की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। इस सम्मेलन के जरिए रामपुर के अल्पसंख्यकों को बताया जाएगा कि बीजेपी की सरकार उनके लिए क्या क्या काम कर चुकी है। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहेंगे, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी समेत कई पार्टी के मुस्लिम नेता भी शामिल होंगे। तो वैसे भी कुछ समय से अगर आप देखें तो पसमानदा मुस्लिम को अपने पक्ष में लाने की कोशिश, अल्पसंख्यक समाज को अपने पक्ष में लाने की कोशिश, और आज भी जोर आजमाइश होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।